हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। कल का हमारा टॉपिक था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और आज हम पढ़ेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के कल हमने पढ़ा था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और आज का टॉपिक है हमारा भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो कल हमने 30 क्वेश्चन करे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपको दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। तो हमने पहले से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हम कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिली थी। तो आप सभी को पता होगा कब मिली थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब हुई थी। तो 23 मार्च 1931 को। फिर उसी में हमने पढ़ा था कि अभिनव भारत क्या था, इसके संस्थापक कौन थे। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई, तो 1904 में हुई, दामोदर राव ने करी थी। अनुशीलन समिति आई थी, अनुशीलन समिति 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसने करी थी, वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठन किया गया था। फिर हमने पढ़ा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसके संस्थापक कौन थे, सचिंद्र नाथ सन्याल और भगत सिंह। तो ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अंडमान द्वीप समूह का नाम क्या रखा था। तो क्या रखा था, शहीद द्वीप था, जिसे मोदी जी ने 75वीं वर्षगांठ तिरंगा फहराने के टाइम पर 30 दिसंबर 2018 को नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया है। और नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया है, शहीद द्वीप रख दिया है। हैवलॉक द्वीप समूह को स्वराज द्वीप रख दिया है। फिर हमने देखा था कि अरविंद पर मुकदमा चला था, कौन से केस में, तो ये था अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था, जिसको उसके मतलब कि कौन था जिसने गवाह दिया था कि वो मतलब कि छूट गए थे। तो इस मुकदमा में अरविंद घोष को, इस प्रकरण में कुल 39 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसमें अरविंद घोष तथा वरिंद्र कुमार घोष को भी सम्मिलित थे, लेकिन उचित साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था और वरिंद्र नाथ को नहीं छोड़ा गया था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक अंग्रेजी पत्रिका निकाला था। रिहाई के बाद अरविंद घोष सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना क्या किया, आश्रम स्थापित कर लिया। अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी जो गवाह थे, उसने सरकारी गवाह जो दी थी वो नरेंद्र गोसाई दी थी। उसी के जेल में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। फिर हमने पढ़ा कि अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया गया। तो कौन से जो इनके बचाव करा था, तो वो थे चित्तरंजन दास थे। फिर हमने पढ़ा था कूका आंदोलन के बारे में। तो कूका आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो ये 1840 में प्रारंभ हुआ था। और इसे प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो कूका आंदोलन ये बहावी आंदोलन से बहुत प्रभावित था, इन्हें मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक रूप से आंदोलन हुए थे। ये आंदोलन हुआ था सिख, किन के लिए हुआ था ये धर्म, इस सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हुआ था। इसके संस्थापक भगत जवाहर मल के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। और 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां इनकी क्या हो गई, 1885 में मृत्यु हो गई। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। तो अलीपुर बम मामला था वो समझ में आ गया। अलीपुर बम मामले में हमने देखा कि 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नरेंद्र गोसाई की गवाह से इसको अरविंद घोष को रिहा कर दिए गए, लेकिन नरेंद्र गोसाई को जेल में ही हत्या कर दी गई। अरविंद घोष ने ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई होने के बाद क्या किया, कर्मयोगिनी नामक पत्रिका निकाला जो अंग्रेजी में थी। और रिहाई के बाद अरविंद घोष सन्यासी हो गए और पांडिचेरी चले गए, वहीं पर अपना एक आश्रम स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा, और अब हम आगे देखेंगे कि भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए पढ़ते हैं, टाइम को ना ज़ाया करते हुए, यानी टाइम को ध्यान में रखते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है। चलिए।
तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्नल बिली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार के रूप में आक्रमण किया? कौन था जिसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन बिली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार के रूप में आक्रमण किया? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन बी हृदय लाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी रोशन सिंह। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ये थे मदन लाल धिंगरा। तो मदन लाल धिंगरा के बारे में हम देखेंगे कि ये कौन थे। जो ये लंदन में सर कर्जन वाली यानी बिली को जिसे कहते हैं को वर्ष 1919 में 1909 में M.L. धिंगरा ने गोली मार दी थी। किसको? जो M.L. धिंगरा हैं उन्होंने 1919 में गोली मार दी लंदन में जो सर कर्जन वाली थे उनको। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर आंदोलन का शुरू होने का महत्वपूर्ण कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ था। ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी, कामागाटा मारू घटना, और ऑप्शन है डी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो यहाँ जो गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। जो गदर आंदोलन शुरू हुआ उसका कारण मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में कि जो स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद की प्रहरी में भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जो ये है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम और देखते हैं। ये 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन था? जो 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन ए सोहन सिंह भकना, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी पंडित काशीराम, ऑप्शन डी हरनाम सिंह। तो यहाँ ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको, सोहन सिंह भकना। डिटेल में देखते हैं कि 1913 में सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था किसने स्थापना की थी तो किसने की थी? भकना, 1913 में। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था। जो ये संस्था बनाई थी पैसिफिक कोस्ट, इस संस्था ने एक गदर नामक एक पत्रिका निकाला यानी अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर नामक क्या था? एक अखबार था और जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था, जिसमें लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। यानी जो गदर पार्टी के सदस्य थे मुख्य, वो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष यानी गदर पार्टी के तो कौन थे? भकना सिंह। फिर है कि नोट प्रश्न में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका नामक दिया गया है
जो वर्तनी की दृष्टि से इस संस्था को नहीं बता रहा, सही नाम तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है। अब समझाया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन किया। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्जीवित करने के प्रयासों को प्रबल बनाया। तो ऑप्शन ए NG रंगा, ऑप्शन बी HB कामत, ऑप्शन सी T प्रकाशम, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों को प्रबल समर्थन किया। अब देखते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर ने दलित बौद्धिक आंदोलन को प्रेरित किया तथा अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए इन्होंने विकेंद्रीकरण पर बल दिया तथा गांव तथा समावेशी विकास की योजना लागू करने के पक्षधर थे। पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाविधियों का तीव्र गति से पालन करने के लिए अनेक प्रयास किए। आगे क्वेश्चन है, सीधे से शब्दों में है कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रबल समर्थन किया, प्रयास किया। कौन? भीमराव अम्बेडकर। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि सर माइकल ओडायर को किसने मारा था। जो सर माइकल ओडायर थे उसे किसने मारा था। ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी सरदार उधम सिंह। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। किसने? उधम सिंह ने। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर। कौन थे? पंजाब के गवर्नर थे। पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह, ये पंजाब से थे। जो उधम सिंह थे वो पंजाब के थे। इन्होंने जालियांवाले बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। तो किसने मारा सर माइकल ओडायर को? तो उधम सिंह ने मारा था, जो पंजाब के क्रांतिकारी थे। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित था। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित था? लाला हरदयाल से, तारकनाथ से, GD कुमार से, रामनाथ पुरी से। तो यहाँ ऑप्शन आपका दिख रहा है रामनाथ पुरी। देखते हैं ये क्या था सर्कुलर ए आज़ादी पत्र। तो सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथ पुरी से संबंधित है। वर्ष 1907 में कनाडा में रामनाथ पुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए सर्कुलर ए आज़ादी यानी आज़ादी का परिपत्र बांटा। उस समय स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। जो सर्कुलर ए आज़ादी था वो उसने स्वदेशी आंदोलन का क्या था? समर्थक थे। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। आप सारे क्वेश्चन देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हो आप। तो गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा भी है। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता समिति के रूप में, ऑप्शन बी भारतीय गणतंत्र सेना के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में। तो हमने देखा है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट को हमने गदर पार्टी के नाम से जाना है। ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा भी है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो फिर चलो फिर कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। तो वर्ष ये जो गदर पार्टी बनी थी 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने बनाया था नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। जो ये संस्था बनी थी, इस संस्था ने क्या किया था? गदर नामक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी
पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, मतलब पथ प्रदर्शक आगे बढ़ाने का कार्य यही कर रहे थे, योजना वगैरह यही बनाए थे। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर है कि गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ। तो ये तो पता है कि 1913 में हुआ, लेकिन डेट आपको याद रखनी। तो डेट यहाँ पर थी 1 नवंबर 1913 को। क्या थी, इतना याद रखना है। ये डेट में अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, तो सभी जगह 1 है और नवंबर है। तो नवंबर का महीना कौन कौन होता है, नवंबर का महीना भी 11/11 होता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ भी 1 ही होगा, 11/11/11/11। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि नवंबर का महीना 11वां महीना ही होता है, तो इसमें भी 11/11 होते हैं, और यहाँ भी 1 ही दिया हुआ है, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ऐसे करके आप 11/11 करके याद कर सकते हैं कि 1 नवंबर 1913 को इस पार्टी का प्रकाशन हुआ, यानी गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। फिर है कि 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में की थी। इस संस्था का स्थापना कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार प्रकाशित किया। गदर अखबार का प्रथम अंक 1 नवंबर यानी 1913 को प्रकाशित हुआ। यह उर्दू में था। किस भाषा में थी ये पत्रिका, उर्दू में थी। 9 दिसंबर 1917 से यह गुरुमुखी में भी प्रकाशित होने लगा। गुरुमुखी में पहले किस भाषा में थी, उर्दू में थी, फिर किस में, गुरुमुखी लिपि में। गदर अखबार के नाम पर ही संस्था नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 9 पे कि लंदन में सर कर्जन वैली को 1907 में किसने गोली मारी थी। अभी देखा हमने, उधम सिंह ने, ओह नहीं, M.L. ढींगरा ने मारा था। कर्जन वैली को किसने मारा था, M.L. ढींगरा ने गोली मार दी थी। अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था, ये जो उधम सिंह बताया है ये सर माइकल को मारा था, सर माइकल को मारा था, जिसे उन्हें मृत्युदंड मिला था। तो सर माइकल को किसने मारा, उधम सिंह ने। और कर्जन वैली को किसने मारा 1907 में, तो M.M. ढींगरा ने मारा था। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से देखना। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 21 अप्रैल 1913। देखो 21 अप्रैल 1913। तो 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को नगर में की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अध्यक्ष पूछे तो सोहन सिंह भाकना, संस्थापक लाला हरदयाल थे। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। तो गदर पार्टी ने एक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी में प्रकाशित होती थी। गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधित्व सरकार हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब इसके स्थापना हो गई तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो ये थे बाबा सोहन सिंह भाकना। कौन थे, बाबा सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। अध्यक्ष कौन थे, बाबा सोहन सिंह भाकना। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अमेरिका में किसने करी थी, लाला हरदयाल सिंह ने करी थी। सीधे से जान लो, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। अध्यक्ष कौन थे, ये बाबा भाकना थे। और इसकी स्थापना कब हुई, 21 अप्रैल 1913 को हुई। कहाँ हुई, अमेरिका में फ्रांसिस्को नगर में हुई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा ए को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। तो मतलब ये कथन है कि जो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की, ये तो सही है कि 1913 में की लाला हरदयाल। उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था, जिसमें सभी संप्रदायों को प्रतिनिधित्व
सरकार हो। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है और व्याख्या भी आर एक ही कर रहा है, इसीलिए तो करे थे। इसका जो मेन रीजन था, जो इसका स्थापना का क्या था कारण था, यही था कि इसमें जो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। फिर आगे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए इनकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। फिर आगे क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं हो ना, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वो 21 अप्रैल 1913 का हुई, लेकिन गदर पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, किस सन में हुआ, तो उसका 1 नवंबर 1913 को हुआ। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हुआ, गदर पार्टी अलग है और गदर पत्रिका अलग है। गदर पत्रिका के नाम से भी गदर पार्टी का नाम पड़ा। इसका नाम पहले क्या था, हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे। अभी हमने देखा लाला हरदयाल थे। फिर क्वेश्चन नंबर है 16 कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था। तो ये जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी थी उसका प्रारंभ किसने करा था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा दे रखा है। तो अब देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं कि था क्या ये। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल लीग था वो अलग था, ये इंडियन होम रूल सोसाइटी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, होम रूल इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये करी थी श्यामजी कृष्ण ने 1905 में। इसे दूसरे नाम से जानते हैं, इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी सरकार का आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र जिसे सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया गया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। फिर है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था। तो किसने करा था, अभी देखा हमने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी कहाँ से, जी.डी. सावरकर द्वारा, बी.डी. सावरकर द्वारा, M.L. ढींगरा द्वारा, S.S. कृष्ण वर्मा द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, S. कृष्ण वर्मा द्वारा, S. कृष्ण वर्मा द्वारा, जिसे श्याम जी कृष्ण वर्मा कहते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा में 19 है। 19 में है कामागाटा मारू क्या था। ये कामागाटा मारू क्या था, इसके बारे में देखना है। और ये KBS यानी MP असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ था। तो ऑप्शन ए जापानी राजकुमार था, जापानी जलयान था, जापानी गुप्तचर था, जापानी बंदूक था। तो ये था जापानी जलयान, यानी जापानी जहाज था ये जलयान, जल में चलने वाला। तो देखते हैं, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी जलयान था। यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था, एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। 376 यात्री इसमें बैठे हुए थे और इसमें इसके भारत के जो गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और इसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। नहीं, जो कनाडा की पुलिस थी उसने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर लिया और उन्हें देश में प्रवेश करने से क्या कर दिया, रोक दिया। फिर क्या हुआ, यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ।
तो आप कामागाटू बारू जान गए। कामागाटू एक जलयान यानी जापानी जलयान था जिसे कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के जो गुरदत्त सिंह थे उन्होंने किराए पर लेकर उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह पर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद जो कनाडा की पुलिस थी उसने भारतीय यात्रियों को क्या कर लिया, घेराबंदी कर लिया, और घेराबंदी करने के बाद उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? स्टुटगार्ट में स्वतंत्र का झंडा किसने फहराया था? तो ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी हरदयाल, ऑप्शन सी एन रॉय, ऑप्शन डी मैडम कामा। कौन थी? मैडम कामा। तो यहाँ ऑप्शन मैडम कामा, जिसे भिकाजी रुस्तम के नाम से भी जानते हैं, मैडम भिकाजी कामा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। क्या था डिटेल में कि अगस्त 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा मैडम भिकाजी रुस्तम के आर कामा ने फहराया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मैडम कामा को मदद ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम कामा ने हरा, पीला व लाल राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया। क्या करा? स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम कामा ने हरा, पीला व लाल राष्ट्रीय तिरंगा ध्वजा फहराया। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं कि निम्न में से कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था तथा वह भारतीय तिरंगे ध्वज को फहराया था? तो किसने फहराया था तिरंगा ध्वज को? तो मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 22 पर आ जाते हैं कि सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? काबुल में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी है बरकतुल्ला। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आपका महेंद्र प्रताप। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्या है कि सन 1915 में जो काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति जो चुने गए थे वो महेंद्र प्रताप थे। कौन थे? महेंद्र प्रताप थे। अन्य महेंद्र प्रताप में देखते हैं कि राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ सन 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसके सहयोग से? बरकतुल्ला के सहयोग से 1915 में काबुल में क्या किया? राजा महेंद्र प्रताप ने एक अस्थायी सरकार का गठन किया। फिर इस सरकार में प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। इस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो बरकतुल्ला थे। राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान की थी। भी है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सभी को पता है, सिंगापुर में की गई थी। और किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने करा था। कल भी हमने पढ़ा था 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। किसका अंग था? ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल थे 3 भाग। कितने? 3 भाग शामिल थे। एक था फेडरेटेड मलय, एक था अनफेडरेटेड मलय और तीसरा था स्टेट्स सेटलमेंट। तो तृतीय यानी कि स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था जो इस प्रकार थे। एक था मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य था। दूसरा था डिंडिंग, जो वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। ऑप्शन थर्ड है पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक ही राज्य है। ये सब मलेशिया में ही पड़ते हैं। फिर है चौथा जो था वो चौथा सिंगापुर में था, जो अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना सिंगापुर। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया। इसी दिन से स्वतंत्र देश बना।
स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तब वह मलय का हिस्सा था। तो जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ उस समय जो मलय था वो सिंगापुर मलय का हिस्सा था। फिर है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24 पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। रंगून, टोक्यो, पीकिंग, सिंगापुर। तो सिंगापुर में हुआ था। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1943 को के नेतृत्व में किया गया था। तो सॉरी फिर है निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के नाम दे दिया गया। निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो ये स्वराज द्वीप। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। आगे देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड फ्री इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के तत्कालीन जिमखाना ग्राउंड यानी नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर नेताजी ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप तथा अंडमान द्वीप का शहीद रखा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने पहले भी क्वेश्चन देखा है जिसका मोदी ने 30 जुलाई 2018 में नाम बदल दिया है। क्या रख दिया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, इसका डिटेल देखते हैं कि पीएम मोदी ने अभी देखा है ना हमने, पीएम मोदी जी ने वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडारोहण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। तब पीएम ने अंडमान निकोबार में स्थित रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया है। फिर क्या है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम रखा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को क्या रखा था? शहीद द्वीप, कंफ्यूज नहीं होना है। निकोबार को क्या रखा था? स्वराज द्वीप। निम्नलिखित, फिर यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो ये भी रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। कल भी हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो आगे देखते हैं डिटेल में कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी या INA नाम से सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से की थी। बाद में 4 जुलाई 1943 रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। पहले किसने किया? ये पहले आज़ाद हिंद फौज का नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी था, इंडियन नेशनल आर्मी था। फिर पहले कौन इसको की सहायता से इसकी संरचना जो तैयार करी थी वो किसने? तो बिहारी बोस ने जापान की सहायता से तैयार करी थी। बाद में किसे सौंप दिया? इसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया 4 जुलाई 1943 को, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अब अगला है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। अस्थायी सरकार की क्या की? स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को। फिर यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो जब ये 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, उसी स्थापना में सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि दिल्ली चलो का नारा दिया था और दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो 1943 में। हमने देखा भी है पर क्वेश्चन, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कि 29 क्वेश्चन पे आ जाते हैं
तो 29 क्वेश्चन है हमारा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का गठन कहाँ किया? तो ये था सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए आज हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आधे घंटे की क्लास हुई है हमारी। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा? 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन। जो 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको हम पढ़ेंगे। इसमें आगे देखेंगे कितना जो 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें कितने क्वेश्चन हैं ये देखना है हमको। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग ये होंगे। देखते हैं कितने हैं। काफ़ी सारे हैं, तो हम कल इसको आगे नेक्स्ट करेंगे। और कहो तो आज ही स्टार्ट कर दें, तो आज तो नहीं करते, चलिए कल ही करेंगे। तो इसमें कम से कम 150 से क्वेश्चन ऊपर ही हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें कम से कम 150 से ऊपर ही क्वेश्चन है, यानी कि 150 के आसपास हैं शायद। हाँ, 150 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। 150 से ज़्यादा ही है, कम से कम 200 के आसपास हैं। 200 क्वेश्चन है इसमें। कितने हैं? 200 है। तो हम इसको इस चैप्टर को ख़त्म करने में हमें कम से कम कितने दिन लगेंगे? लग सकते हैं काफ़ी। यानी 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन अगर पढ़ना हो तो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। अभी आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 30 क्वेश्चन हुए नहीं हैं, पर फिर भी चलो स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या होगा, टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगे हाथ पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे। तो चलिए 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन क्या थे वो देखना है। तो आप समझ गए ना कि जो INA बना था, INA किसे बोला गया था? इंडियन नेशनल आर्मी को, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना था। इसका गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 21 अप्रैल 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति हैसियत के रूप में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं 20वीं शताब्दी वाले में। तो किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में जो कांग्रेस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? ऑप्शन है P सीतारामैया, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय थे। तो जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था वो उस टाइम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? और लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई। तो ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, और इसकी पुष्टि कब हुई? जो नागपुर अधिवेशन हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आ जाते हैं कि पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी जिन्ना द्वारा, ऑप्शन सी लियाकत अली द्वारा, ऑप्शन डी शौकत अली द्वारा। तो ये जो पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया गया था वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा विचार रखा गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। मोहम्मद इकबाल को, जो सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था। जो 1930 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। कौन कौन से राज्य? क्या बोला था इकबाल ने? इकबाल ने बोले थे कि मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब,
जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुसलमानों को अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। यदि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य यानी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया गया था। तो जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे रहमत अली, उन्होंने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था 1930 में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो रहमत अली ने करा था अपने पत्र जिसका शीर्षक क्या था? नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था पहली बार। तो आप समझ आए कि पाकिस्तान का जो विचार प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने करा था। मतलब अलग होने का विचार किसने प्रस्तुत करा था? मोहम्मद इकबाल। और जो 1933 में सर्वप्रथम जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं कि 20 अगस्त 1917 में जो मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं शामिल था जो मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट आई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना। ऑप्शन बी उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना। ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। तो यहाँ ऑप्शन आपका ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय संविधान के दायरे में रखना था। आगे है डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में क्या है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1909 का जो मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट आया था तो भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से भारतीयों में असंतोष था। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना जिसमें अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया तथा भारतीयों में होम रूल आंदोलन से जागृति फैलाना इत्यादि कारणों से तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमेनियन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। तो अगर पूछा जाए कि जो भारत को डोमेनियन की स्थिति प्रदान करने की जो बात कही गई थी वो उसमें कही गई थी किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम में। तो जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट आया था उसमें डोमेनियन राज की बात की गई थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो सबको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो हिंसा का विरोध करते थे, वो जो भी कार्य करना चाहते थे वो अहिंसा से करना चाहते थे। तो शेर जैसी हिंसा का किसने कहा था? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर है आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 29 जनवरी और 7 फरवरी 1942 को लॉर्ड लिनिथगो को लिखे पत्र में सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 7 फरवरी 1942। फिर है इस भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा गया? अगस्त क्रांति भी कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942। तो अभी आपको देखो अपना जो असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इन आंदोलनों में ना डेट में कंफ्यूज नहीं होना।
तो असहयोग आंदोलन पहले हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुआ। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आ है पहले असहयोग आंदोलन का, वो आ पहले ही आता है, वर्णों में भी पहले आता है, ओ सॉरी स्वर में पहले आता है आ, तो इसलिए असहयोग आंदोलन 1920। भारत छोड़ो आंदोलन बाद में आता है, भा भट्टी बाद में आती है, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुआ। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो अगर पूछा जाए कि करो या मरो का नारा कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, करो मरो। फिर इस आंदोलन के बारे में कई लोगों के मत थे कि सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव भी कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। क्या कहा पटेल ने कहा कि जो भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा जो विप्लव कभी नहीं हुआ जैसे कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें बहुत गर्व है। किसने कहा? सरदार पटेल ने। फिर है क्वेश्चन नंबर, हम किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ जाते हैं कि ब्रिटिश नामक एकाधिपत्य के चौराहे अभिशाप के महात्मा गांधी ने, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना सेट कर लेना अच्छे से, सेट नहीं हुआ ठीक से। हाँ, हम क्वेश्चन देख रहे थे, 5 क्वेश्चन देख रहे थे। 5th क्वेश्चन कि ब्रिटिश नामक एकाधिपत्य के चौराहे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया? ऑप्शन ए, यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योगों से लोगों को वंचित करती है। ऑप्शन बी, प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश। सी, लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना। ऑप्शन डी था, भूखों लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना। ऐसा कभी सुना नहीं हो गया। तो ये था ऑप्शन सी था, जो लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना था। ब्रिटिश नमक एक आधिपत्य था जो चौराहे अभिशापों से महात्मा गांधी के निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया? तो ये वाला उल्लेखित नहीं किया कि लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना। फिर है इसके बाद में डिटेल में देखते हैं कि जो ब्रिटिश नमक एक आधिपत्य के चौराहे अभिशापों में महात्मा गांधी के निम्नलिखित 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। और फिर आगे है कि आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है कि प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश। फिर 3 में बोले थे उन्होंने कि भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा भी कभी सुना नहीं हो गया। इससे दुख नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय। जब लोगों को अधिक नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना इसमें शामिल नहीं है। देख लिया इस क्वेश्चन में क्या नहीं शामिल है, इस लोगों को अधिक नमक प्रयोग करना इस ऑप्शन में शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करें। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट। तो खिलाफत आंदोलन कब आया था? ये सबको पता है, ये 1920 तक रहा। ये 1920 असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। अब ऐसे आप इनको कर सकते हो। देखो 1919 में रॉलेट एक्ट, फिर 1919 से 1920 तक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आपका 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, खिलाफत आंदोलन आएगा, फिर आएगा असहयोग आंदोलन। तो 3-1-2 ऐसे हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम संबंधित उपयुक्त आंदोलनों का सही कार्यक्रम निम्न प्रकार है। देखा हमने, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया, ये मार्च में आया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक चला। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन और 8 अगस्त 1942 को भारतीय छोड़ो आंदोलन। तो कंफ्यूज नहीं होना आंदोलनों में।
अब आगे देखते हैं कि 7 जुलाई 1937 ईस्वी में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे, ऑप्शन ए 2 प्रांतों में, ऑप्शन बी 5 प्रांतों में, ऑप्शन सी 7 प्रांतों में, ऑप्शन डी 9 प्रांतों में। तो यहाँ ऑप्शन कोई ऑप्शन सही नहीं दे रखा, तो हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देखते हैं। तो जुलाई 1937 ईस्वी में जो 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे, ये प्रांत 6 प्रांतों में गठित हुई थी। जो कांग्रेस जुलाई में 1937 में जो गठित हुई थी वो 6 प्रांतों में गठित हुए थे। कौन कौन से प्रांत थे वो देखना है आपको, कि मद्रास था, बम्बई था, मध्य भारत था, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आप जानते हैं किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। फिर है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 8 पर, कि किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे मातरम के साथ समीकृत किया था? ऑप्शन ए एम के गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, सी ऑप्शन स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने समीकृत किया था, यानी किसने वंदे मातरम को वंदे दाता मातरम के नाम साथ समीकृत किया था? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद ने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे दातारम के साथ समीकृत किया। ये भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के भी समर्थक थे। क्या थे? भारत के किसान आंदोलन के भी जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी भी थे। उनके राजनीतिक जीवन की गतिविधियां बिहार में अधिक संचलित थीं। तो यानी अगर पूछा जाए कि किसान सभा से कौन जुड़े हैं, तो ये स्वामी सहजानंद जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन अब आ जाते हैं 9 पर। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है कि 1938 में जो पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित था? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ऑप्शन ए कामगारों की दशा से, ऑप्शन बी काम के घंटों से, ऑप्शन सी संघों की स्थापना से, ऑप्शन डी हड़ताल पर रोक से। तो ये ऑप्शन था डी, हड़ताल पर रोक से था। किससे था? अरे क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1938 में, कि 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? ऑप्शन ए कामगारों की दशा से, ऑप्शन बी काम के घंटों से, ऑप्शन सी संघों की स्थापना से, ऑप्शन डी है हड़तालों पर रोक से। तो यह ऑप्शन हड़तालों पर रोक से था। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक से संबंधित था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। वर्ष 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत हड़ताल को वैध मान लिया गया था, लेकिन ट्रेड यूनियन की अधिक सक्रियता के कारण ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम पारित करना पड़ा। इससे मजदूर यूनियन की एकता आवश्यक प्रभावित हुई। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? जो निम्न जाति आंदोलन था, जो वाल्मीकि आंदोलन, वो कौन से केंद्र से प्रमुख था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन सी डी बिलासपुर। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दिल्ली से। जो वाल्मीकि आंदोलन था वो उसका प्रमुख केंद्र था दिल्ली। निम्न जाति आंदोलन, जो वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। वाल्मीकि आंदोलन का संबंध भंगी जाति से था। भंगी जाति। वर्ष 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में 1926 में। यह वाल्मीकि आंदोलन किस जाति से? भंगी जाति से संबंधित था। फिर है 11 नंबर, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी? एमएन जोशी, लाला लाजपत राय, BR अम्बेडकर, MK गांधी। तो ये थे भीमराव अम्बेडकर थे जिसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी थी 1936 में। देखते हैं इसके बारे में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव BR अम्बेडकर ने रखी थी। इस पार्टी में 1937 के आम चुनाव में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी, सिवाय बम्बई के, जहां अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 पर जीत हासिल करी थी। जो अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए
आरक्षित 15 सीटों में से 13 पर जीत हासिल करी थी। फिर था क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12 पर। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन कौन से आंदोलन से संबंधित था? जाति आंदोलन से, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो ये था किसान आंदोलन। जो भारतीय इतिहास में जो तेलंगाना आंदोलन था वो किससे? किसान आंदोलन से संबंधित था। देखते हैं इसके बाद डिटेल में कि और औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जो तेलंगाना आंदोलन था वो किसान आंदोलन से संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 ईस्वी तक हुआ। यह आंदोलन जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों तथा निजाम के अधिकारी वर्ग के विरुद्ध था। किसके? यह जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों तथा निजाम के अधिकारियों के वर्ग के विरुद्ध था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 को देख लेते हैं एक बार। 13 पर ध्यान से पढ़िए थे। बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था? तो सभी को पता है कि इस आंदोलन के जो संपर्धक था सैयद अहमद बरेलवी ने। कौन थे? बरेलवी, जो बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था। अब देखते हैं इसके बारे में कि सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा। बहावी आंदोलन के एक नेता मौलवी अब्दुल अजीज ने यह फतवा जारी किया कि भारत एक दार उल हर्ब है और इसे दार उल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान बरेलवी ने ब्रिटिशों एवं अन्य गैर मुस्लिम सेनाओं के विरुद्ध पवित्र युद्ध में क्षेत्रीय मुसलमानों को सहयोग देने के लिए कहा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं कि बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद, मजरूल हक, फजलुल हक और मोइनुल हक। तो यहाँ ऑप्शन सी है फजलुल हक। कौन थे बंगाल में कृषक पार्टी प्रजा पार्टी के संस्थापक? तो ये थे फजलुल हक। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। इनका पूरा नाम मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल हक था। इन्हें बंगाल के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। किसको? फजलुल हक को। ये बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन्होंने अप्रैल 1936 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। 1936 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए गौरीशंकर मिश्र, ऑप्शन बी इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन सी ब्रज किशोर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ब्रज किशोर, बाकी ये सभी सम्मिलित थे। तो देखते हैं डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि जो फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ, इसकी स्थापना में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे। कौन कौन? गौरीशंकर, इंद्र नारायण, मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे, जबकि ब्रज किशोर इस संगठन की स्थापना में योगदान नहीं दिया। फिर है 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। वर्ष 1921 से 22 में अवध किसानों ने एका आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके प्रमुख नेता मदारी पाची और सहदेव थे। तो क्या हुआ? जो वर्ष 1921 से 1922 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन का प्रारंभ किया 1921-22 में, और इसके प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पाची और सहदेव थे। प्रतापगढ़ में 1920 में बाबा रामचंद्र देव के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन भी हुआ। तो चलिए हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।